हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है हमारा आखिरी चैप्टर, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। इसके बाद पूरा 11th का माइक्रो हो जाएगा खत्म। मेरे सारे चैप्टर्स देखने के लिए नीचे सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लो, फॉलो कर लो, सो दैट कभी भी कुछ भी देखना हो सीधा वहां से जाके तुम देख सको। इस चैप्टर को मैं दो छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आने वाली हूँ। 20 मिनट्स की वीडियो रहेगी, यानी पूरा आधे घंटे से 40 मिनट में पूरा चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा समाप्त। एंड हर चीज का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स में यहाँ पे करवाने वाली हूँ। सो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले समझो कि भैया जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन? क्या है चैप्टर का मतलब? क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? तो देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी में हमने हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है डिमांड के बारे में एंड सप्लाई के बारे में। तो हमारी इकोनॉमी में ये दो चीजें होती है, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई ही है जो हमारी इकोनॉमी में प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि भैया डिमांड क्या होती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, और प्राइस गिरता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन पढ़ा, हमने प्राइस और सप्लाई का रिलेशन पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ना प्राइस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट तो होते हैं, पर कैसे डिमांड एंड सप्लाई साथ में मिलके इस प्राइस को डिटरमिन करते हैं। देखो, किसी भी इकोनॉमी में तुम बोलो कि अगर कोई भी चीज 10 रुपए की है या 15 रुपए की है या 20 रुपए की है, वो किसने डिसाइड किया कि कोई चीज 15 की है या कोई चीज 20 की है? हु डिसाइडेड द प्राइस कि एक लैपटॉप इतने का होगा, एक फोन इतने का होगा, एक टेबल इतने का होगा, एक एसी इतने का होगा? अगर कोई कंपनी भी है कि भैया कंपनी कोई एसी बेच रही है, वो सिर्फ अपने दिमाग से, अपने दिल से बैठ के सोच नहीं सकती कि चलो आज मैं एक एसी ऐसा निकालती हूँ जो 10,000 में बिकेगा, 15,000 में बिकेगा। एक कंपनी को देखना पड़ता है कि कस्टमर कितना प्राइस देने को तैयार है, कॉम्पिटिटर्स कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एंड एट द एंड प्राइस वहां पर ही डिसाइड होता है जो प्राइस एक कस्टमर देने को तैयार है। मैं अपने आप से बोल दूं कि मैं 1 लाख का एसी बेचूंगी, कोई खरीदेगा ही नहीं 1 लाख का एसी। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली प्राइस वहां पे जाके डिसाइड होता है जहां पर कस्टमर प्राइस पे करने को तैयार होता है। उसी प्राइस पे प्रोड्यूसर जो है अपना सामान सप्लाई करने को तैयार होता है। या मैं बोलूं अल्टीमेटली जाके प्राइस वहां डिटरमिन होता है, प्राइस वो डिसाइड होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो इकोनॉमी में प्राइस डिसाइड नहीं होगा। किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करने के लिए डिमांड और सप्लाई को बराबर होना ही पड़ेगा। जिस भी पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट पे प्राइस निकल के आ जाएगा। सो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिमांड एंड सप्लाई की मदद से जो है हम प्राइस डिटर्मिन करते हैं। जहां पर ये दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं, वहां पर हम प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर देखो, ये है मेरा डिमांड कर्व। देखो, प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, यानी कि प्राइस और डिमांड का एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, यानी प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इनडायरेक्ट है, तो डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। पर सप्लाई के केस में सप्लाई का कर्व ऊपर होता है, क्योंकि सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस के साथ। ठीक है ना? सो जो ये नीचे को जा रहा है ये मेरा डिमांड कर्व है, जो ये ऊपर को जा रहा है ये मेरा सप्लाई कर्व है। ठीक है, जहां पर भी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गए, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ई का मतलब है ये पॉइंट किस चीज का है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर ही मेरा होगा प्राइस डिसाइड, जो कि यहाँ पे कितना हो गया है 3। यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर मेरी मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इस पॉइंट पर जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कितना है, ओपी, यानी कि मेरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है 3। ठीक है, ओ क्यू है मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डिमांड की भी है, ये क्वांटिटी सप्लाई की भी है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर हैं। तो ये ओ क्यू, या मैं बोलूं 30 यूनिट्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड, 30 यूनिट्स इज द क्वांटिटी सप्लाइड एज वेल, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हैं। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मेरा जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है,
डिमांड एंड सप्लाई का मैंने तुम्हें बता दिया था, डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, प्राइस के साथ। ओवाई एक्सिस पे हमने अपना प्राइस लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे हम अपनी डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी लेते हैं। ये चीज तो तुम हमेशा याद रखना, हमेशा डिमांड एंड सप्लाई नीचे आएगा, प्राइस ऊपर आएगा। हम कोई सा भी डायग्राम आगे बनाएंगे, हमेशा याद रखना प्राइस वाई पे आएगा, डिमांड सप्लाई एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। जहां पर ये दोनों मीट कर गए वहां इक्विलिब्रियम हो गया, वहां पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई जो डिमांड एंड सप्लाई की इक्वल है। ये मैं तुम्हें बेसिक समझा रही हूँ, मैं आगे तुम्हें 10 15 20 डायग्राम्स करवाने वाली हूँ। उन सारे डायग्राम्स के लिए ये बेसिक पता होना चाहिए। एक लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, इधर हमेशा प्राइस आएगा, इधर डिमांड और सप्लाई आएगा, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस है इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, और इधर नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो डिमांड एंड सप्लाई की क्वांटिटी बराबर है, ठीक है जी। अब मार्केट में कई बार एक्सेस डिमांड हो सकती है, ठीक है, कई बार एक्सेस सप्लाई हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बराबर ही होगा। कभी हो सकता है कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो, कभी हो सकता है कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में ये वाला सिचुएशन है फिर तो इक्विलिब्रियम है, फिर तो प्राइस डिसाइड हो जाएगा। पर अगर ये वाला सिचुएशन आया या ये वाला सिचुएशन आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो समझना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम वापस इस सिचुएशन पे पहुंच पाए और वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, ठीक है। तो इकोनॉमी में कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, हमें उसको वापस घुमा फिरा के यहाँ लाना होगा। अगर मार्केट में नॉर्मल सिचुएशन है तो नॉर्मल सिचुएशन ऐसी ही दिखेगी। आपका कोई भी ग्राफ जो आगे शुरू होगा, हर एक ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, डिमांड सप्लाई प्राइस, डिमांड सप्लाई का ग्राफ, इक्विलिब्रियम, ये आपकी एक बेसिक ग्राफ होगी। हर एक ग्राफ जो भी हम आगे बनाने वाले हैं उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये ग्राफ बनाना ही होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद इस ग्राफ में कुछ ऊपर नीचे करेंगे, पर बेसिकली ये ग्राफ हर बार बनाना ही होगा। ये चीज को नोट डाउन कर लेना कि स्टार्टिंग पॉइंट ये पूरा ग्राफ आपका है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब कई बार हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो, कई बार हो सकता है डिमांड कम हो, यानी कि अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे की तरफ जाऊं, इक्विलिब्रियम से थोड़ा नीचे की तरफ आओ, थोड़े नीचे वाले प्राइस पे आओ, थोड़ी कम वाली क्वांटिटी की तरफ देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ मेरी डिमांड है 50, सप्लाई है 10। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे तो दोनों 30-30 थे, दोनों 30-30 कहाँ थे, यहाँ थे। यहाँ पर अगर मैं देखूं डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया। पर अगर मैं इससे थोड़ा नीचे को आऊं, अगर मैं इससे नीचे को आऊं तो ये मेरा सप्लाई कर्व यहाँ पर है, ये मेरा डिमांड कर्व यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सप्लाई कर्व 10 है एट द प्राइस ऑफ ₹1। जब मेरा प्राइस ₹1 है तो सप्लाई कर्व यहाँ बैठा है 10 यूनिट्स पे, और इसी के प्राइस 1 के पैरेलल ही डिमांड कर्व यहाँ बैठा है ₹50 पे। इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस इतना कम होगा तो कस्टमर तो कहेगा अरे भाई जितना मर्जी सामान दे दो, इतने सस्ते में मिल रहा है मैं तो ले लूंगा। पर सप्लायर बोलेगा मैं नहीं दूंगा इतने सस्ते में। इसका ये मतलब है, सप्लायर बोलेगा मैं नहीं दूंगा इतने सस्ते में। इसके केस में क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, या इस केस को मैं क्या बोलूंगी, एक्सेस सप्लाई का केस बोलूंगी। क्योंकि जब रेट इतना कम है तो कस्टमर बोलेगा भाई दे दे, इतना सस्ता मिल रहा है कौन छोड़ेगा। तो हर कस्टमर कहता मैं तो खरीदूंगा। सो डिमांड बहुत ज्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि सप्लायर कहता मैं नहीं बेचूंगा इतने सस्ते में। तो ऐसे केस में डेफिसिट है, या मैं इसको एक्सेस सप्लाई का केस बोलूंगी। तो ये जो है हमारा यहाँ पर, ये जो है गैप हमारा ए और बी के बीच का, ये पूरा गैप जो है एक्सेस सप्लाई का है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यही चीज मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे करी हुई है, ठीक है, कि जब ₹1 का प्राइस है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, एक्सेस सॉरी एक्सेस सप्लाई नहीं, हाँ मैं उल्टा बोल रही हूँ, एक्सेस डिमांड का केस है। अरे सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बहुत ज्यादा, एक्सेस डिमांड का केस है। क्योंकि देखो ना, डिमांड इज 50, सप्लाई इज 10, ठीक है ना। तो डिमांड इज मच मोर एक्सेस देन द सप्लाई। तो ये जो मेरा केस है एक्सेस डिमांड का केस होगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है इससे, ठीक है। अच्छा, अभी यही वाला इन्होंने दिखाया हुआ है कि हमें अगर एक्सेस डिमांड को सॉल्व करना है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे। मतलब कि अगर एक्सेस डिमांड का केस होगा तो एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, जो प्राइस है वो बढ़ने लग जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली बात है,
कस्टमर इतने सारे बैठे हैं, बेचने को कोई तैयार नहीं है, तो सप्लायर क्या बोलेगा, मुझे ज्यादा रेट दो, मैं बेचूंगा सामान। तो कस्टमर जो है प्राइस को ऊपर की तरफ ड्राइव करेगा। तुम देखो प्राइस जो है 1 से 3 की तरफ जाएगा और क्वांटिटी जो है यहाँ पे 30 की तरफ आएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा 30 यूनिट्स पे। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई जो है वो बढ़ने लग जाएगी और डिमांड जो है वो गिरने लग जाएगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई जो है बढ़ने लग जाती है, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरने लग जाएगी और ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आके मीट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड के केस में प्राइस बढ़ेगा। एक्सेस सप्लाई का अगर केस होगा तो क्या होगा, एक्सेस सप्लाई का केस होगा तो क्या होगा, वो होगा ऊपर वाले प्राइस पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई का केस होगा। इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई का केस होगा, या फिर जिसको मैं सरप्लस भी बोलूंगी। इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा है इसलिए डिमांड तो कम होगी, और क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा है इसलिए सप्लायर तो बैठा होगा कि हाँ जिसको लेना है लेके जाओ, 5 रुपए के रेट पे सामान लेकर जाओ। पर सप्लायर तो राजी है। ये देखो ये रहा ब्लू वाला सप्लाई कर्व, इस पे ये रही सप्लाई, ये डिमांड कर्व है रेड वाला, ये रही डिमांड। तुम देखो डिमांड सिर्फ 10 यूनिट है, पर ये सप्लाई कर्व पे देखो सप्लाई 50 यूनिट है। सो अगर मेरा प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा अगर प्राइस, तो एक्सेस सप्लाई का केस होगा, जिस केस में सरप्लस होगा। ऐसे केस में सप्लाई विल बी मच मोर ग्रेटर देन डिमांड, तो कस्टमर कोई खरीदने को राजी ही नहीं है, जो प्रोड्यूसर है वो तो बेचने को तैयार है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमें प्राइस नीचे लाना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगेगा तो सप्लाई नीचे आएगी, डायरेक्ट रिलेशन है, तो सप्लाई नीचे आ गई। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगेगा तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी, तो डिमांड देखो बढ़ने लग गई। डिमांड जो है 10 से 30 की तरफ चली गई, सप्लाई जो है 50 से 30 की तरफ आ गई। सप्लाई गिर गई, डिमांड बढ़ गई और फिर से 30 पे आके इक्विलिब्रियम हो गया। तो एक्सेस सप्लाई या सरप्लस के केस में प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम से ऊपर थी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे नीचे आना पड़ेगा। एक्सेस डिमांड के केस में वो नीचे थी एक्सेस डिमांड, प्राइस को ऊपर लेके जाया जाएगा और ऊपर इक्विलिब्रियम होगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में प्राइस बढ़ेगा, एक्सेस सप्लाई के केस में प्राइस गिरेगा। ये है हमारा ओवरऑल एक जो है क्रक्स। ठीक है, लेकिन अब हमें और बहुत सारे केसेस पढ़ने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है, हमें इसके आगे बहुत सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ सप्लाई में एक चीज पढ़ी थी कि प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है। ये तो हमने लॉ में पढ़ा था, पर उसके साथ एक और चीज हमने लिखी थी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहे तो ये होगा। अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ना रहे तो क्या होगा, वो जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी हमारे डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था ना मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, हमने पढ़ा था ना मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। हमने बोला था कि अगर प्राइस चेंज होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट होगी, और जो हम अभी तक कर रहे हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये सारी है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, सेम डिमांड सेम सप्लाई कर्व। अगर तुमने वो डिफरेंस पढ़ा है, मैंने बहुत डिटेल में वो डिफरेंस समझाया है। मैंने बोला था कि अगर प्राइस चेंज होता है तो प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या होगी, डिमांड या सप्लाई में मूवमेंट होगी, कि वो सेम ही ग्राफ पे ऊपर या नीचे कूदते रहेंगे। पर अगर प्राइस के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या आएगा, शिफ्ट आएगा, यानी कि एक पूरे का पूरा नया डिमांड या नया सप्लाई कर्व बन जाएगा, जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो। अगर डिमांड बढ़ती है फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से, तो डिमांड कर्व बाहर की तरफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर डिमांड कम होती है तो डिमांड कर्व अंदर की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो इफ यू कैन सी हमारा जो डिमांड कर्व है वो बाहर या अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। रीजन क्या होगा, फैक्टर अदर देन प्राइस। अब फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड भी कम ज्यादा हो सकती है, सप्लाई भी कम ज्यादा हो सकती है। तो इनके बेसिस पे बहुत सारे केसेस हमारे पास बन सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड में चेंज आ रहा है, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई बदल नहीं रही है, सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है,
तो डिमांड में चेंज क्यों आ सकता है? कस्टमर की इनकम के कम ज्यादा होने की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी वही सारे फैक्टर्स जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने कांस्टेंट रखे थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस की वजह से। अब ये सारा मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन किया है डिमांड के चैप्टर में, सप्लाई के चैप्टर में, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तुम चाहो तो वहां से जाके सुन सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। सिंपल भाषा में मतलब यह है कि अगर कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो कस्टमर ज्यादा सामान खरीदेगा। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट सबका है। अगर कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो क्या होगा? सप्लाई कर्व देखो एक ही है, सप्लाई कर्व मैंने दो नहीं बनाए। इसका क्या मतलब है? ये सप्लाई कांस्टेंट है। ये जो ब्लैक वाला है, जो ब्लैक वाला है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, और ये सप्लाई कर्व एक ही है। तुम देखो मैंने और कोई सप्लाई कर्व नहीं बनाया, ये अकेला ही है, यानी कि सप्लाई कांस्टेंट है। पर डिमांड कर्व मैंने दो बनाए हैं, डी और डी डैश। कैन यू से? दो डिमांड कर्व यहां पर हमें दिख रहे हैं, डी और डी डैश। और डिमांड क्या, मैंने जो एरो है बाहर की तरफ लगाया है कि जो डिमांड कर्व है बाहर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है जबकि सप्लाई कांस्टेंट है। अब वो क्यों हो रही है? इन सभी रीजंस की वजह से हो रही है, जो रीजंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि क्यों डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, क्यों डिमांड इंक्रीज हो रही है। इन सभी रीजंस की वजह से कस्टमर की इनकम बढ़ गई, कस्टमर डिमांड ज्यादा करेगा। इफ यू लुक एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आया? इफ यू लुक एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आया? पहले जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था वहां पे इक्विलिब्रियम यहां पे हो रहा था, ये था ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। प्राइस था P, क्वांटिटी थी Q। जैसे ही डिमांड बढ़ी, जैसे ही डिमांड बढ़ी, नया डिमांड कर्व बन गया D डैश, जिसकी वजह से जो नया डिमांड कर्व था उसने सप्लाई को कहां पे जाके कट किया? उसने सप्लाई को यहां पे जाके कट किया। यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना उसको मैंने बोला ई डैश। वो जो है उसने प्राइस बनाया पी डैश और उसने क्वांटिटी बनाई Q1 या Q डैश। अगर तुम देखो यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम पे जाने की वजह से, क्योंकि डिमांड बाहर को गई, नया इक्विलिब्रियम बना, उसकी वजह से तुम देखो प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर तुम पूछो ये ग्राफ तुम कैसे बनाओगे, तो इस ग्राफ को बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, कोई जगह नहीं है खाली, चलो मैं ऊपर ही बना के दिखाती हूँ। इस ग्राफ को बनाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि जो मैंने तुम्हें बताया था कि ओरिजिनल एक ग्राफ है वो तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। इधर लिखोगे प्राइस, इधर लिखोगे डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी, OX OY, ऐसे बनाओगे। पहले बनाओगे नीचे की तरफ जाता हुआ एक डिमांड कर्व, फिर बनाओगे ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ एक सप्लाई कर्व। हो गया बेसिक ग्राफ, शुरू हमारा बन गया। इसको लिख दोगे तुम इक्विलिब्रियम, यहां पर लिख दोगे प्राइस, यहां पर लिख दोगे क्वांटिटी। ये मेरी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये होगा ओरिजिनल प्राइस, ये होगा ओरिजिनल क्वांटिटी। क्या नाम दोगे? मतलब जब एक्सप्लेन करोगे, ये होगी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब अगर डिमांड बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो देखो ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है मेरा, ठीक है, मैं इस डिमांड कर्व को या तो इधर को ले जाऊंगी या इस डिमांड कर्व को अंदर को ले आऊंगी। सिमिलरली ये जो मेरा सप्लाई कर्व है, इसको या तो बाहर को ले आऊंगी, इसको या तो अंदर को ले आऊंगी, डिपेंडिंग अपॉन मुझे क्वेश्चन ने क्या करने को बोला है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ने क्या करने को बोला है, डिमांड को बाहर, डिमांड को अंदर, सप्लाई को बाहर, सप्लाई को अंदर। अभी के लिए क्वेश्चन ने बोला था कि डिमांड को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं डिमांड का बाहर को एरो लगाऊंगी, बाहर को दो एरो लगाए और बाहर को एक नई लाइन खींच दी और इसको बोल दिया D1 या D डैश। नया इक्विलिब्रियम आया सप्लाई के साथ E डैश, नया प्राइस आया P डैश, नई क्वांटिटी आई Q डैश, और दिखाऊंगी मैं कि प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ी है। ठीक है, फिर से लास्ट टाइम बता रही हूँ, पहले ओरिजिनल वाला ग्राफ बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा या तो डिमांड को अंदर बाहर करो या तो सप्लाई को अंदर बाहर करो। पहले दिखाओ ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, फिर दिखाओ नया इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? जहां पे नया डिमांड सप्लाई मीट हो रहे हैं। फिर नया इक्विलिब्रियम, नया प्राइस, नई क्वांटिटी। ठीक है, और दिखाओगे एरोस। सम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो है एरोस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें है वो है एरोस, कि एरो किधर को दिखा रहे हो। यहाँ पे मैं क्लियरली एरो दिखा रही हूँ कि डिमांड बाहर को गई, क्वांटिटी नई से पुरानी से नई क्वांटिटी बाहर को गई, प्राइस ऊपर को गया, इंक्रीज हुआ, यानी डिमांड के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ी है, प्राइस भी बढ़ा है।
ये है हमारा पूरे का पूरा क्रक्स कि हमें कैसे ये डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, अभी आज का तुम होमवर्क लेकर जाओ कि डिमांड को बाहर की तरफ अंदर की तरफ, सप्लाई को बाहर की तरफ सप्लाई को अंदर की तरफ कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, ये होमवर्क लेकर जाओ और ये खुद से बना के देखो। आज की वीडियो को मैं यहाँ कर रही हूँ खत्म। तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम्हें डिमांड अंदर बाहर सप्लाई अंदर बाहर, यानी कि डिमांड राइट लेफ्ट सप्लाई राइट लेफ्ट शिफ्ट खुद से बना के देखना है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें सारे डायग्राम्स यहाँ पर दिखा दूंगी कि कैसे कैसे करा गया है। मैं वहां दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कैसे करा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पूरा खुद से बना के दिखाया है। बस मैं वहां पे सारे डायग्राम्स दिखाती चली जाऊंगी एक एक करके और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। तुम ये चाहो तो पीछे करके दोबारा देखो कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया है, बट यू शुड नो कि कैसे बना है, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट देके कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा। तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है ओरिजिनल प्राइस P था, तुम इसको नंबर भी दे सकते हो, ओरिजिनल प्राइस 2 था, नया प्राइस 3 आ गया। ठीक है, तो प्राइस ऐसे ऊपर को चला गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी 2 थी, नई 3 हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। तुम्हें एक्सप्लेन क्या करना होगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है तो उसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। कंज्यूमर जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो बता रही हूं मैं। जब डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम ई से ई डैश बन जाएगा, प्राइस पी से पी डैश बन जाएगा, या तुम इसको नंबर लिख सकते हो, प्राइस 2 से 3 हो गया, एरो की मदद से दिखाना। और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो भी 2 से 3 हो गई, अगेन एरो की मदद से दिखाना। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके फाइनली आंसर लिख के आओगे कि प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ी है, जो भी हुआ है वो। ठीक है, एंड यू विल आल्सो हैव टू नेम कि डिमांड कर्व डी से डी डैश बना है, सप्लाई कर्व एस से एस डैश बना है अगर सप्लाई चेंज हुई है तो ये सारी एक्सप्लेनेशन सारी डायग्राम तुम्हें आनी चाहिए, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। अगले लेक्चर में मैं तुम्हें दिखाऊंगी सारे के सारे डायग्राम्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ अच्छा लगे वीडियो में तो जरूर मुझे बताना, एंड नीचे डन लिख के जाना कि पूरी वीडियो तुमने खत्म कर ली है। मैं मिलने वाली हूँ तुम्हें अगली वीडियो में सारे डायग्राम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।